जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे मैं जो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी जो आपके जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, या इन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। बस दोस्तों ये मान चले यहाँ पे मैं आपके एग्जाम पहले कम से कम 50 सेट यहाँ पे कराऊंगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एक ही शर्त होने वाली है कि जो यहाँ मैं आपको ये 50 सेट कराऊंगा, सारे सेट आपको वहां पे ज्वाइन करने, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर पूछा गया था और कौन से इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो हमारे पेपर और आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। बस जो चीजें जैसी बताई जाए सारे आप फॉलो करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, जैसे अपना पेपर होता है, यानी जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वैसे हम पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम बार बार वहां पूछे जा रहे हैं। पर जो चीजें जैसी बताइए आपको वैसे यहाँ फॉलो करते हुए चलना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया ना, जो आपके ये मैं 50 सेट कराने वाला हूं, ये दोस्तों ये मान चलना, ये केवल आपके 50 सेट नहीं है। अगर ये 50 सेट आप सॉल्व करते हैं, टारगेट अपना रहे 45 क्वेश्चन यहीं से आपके पेपर लाने का। लेकिन जो पॉइंट भी मैं बताऊंगा सारे आप नोट करना। और जैसे आपका पेपर होता है ना, जनरल साइंस जो वहां पे आती है, साइंस में हमारा क्या होता है, बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री होता है। तो ऐसे हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन हम क्या लेंगे, बायोलॉजी के 5, केमिस्ट्री के 5, फिजिक्स से। यानी जैसा हमारा पेपर आता है हम लोग प्रॉपर वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उनके आंसर आप यहाँ पे नोट करते चला, और इसके साथ साथ जो मैं पॉइंट आपको बता दूं वो पॉइंट आप नोट करना। यकीन मान चलना आपके पेपर यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन साथ साथ जो चीजें बताओ उसे आपको फॉलो करते हुए चलना है। और ये जो पहला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का था, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर हम लोग किसमें आ जाएंगे, फिर मैथ में आएंगे, फिर जीके करेंगे, फिर लास्ट में रीजनिंग करेंगे। जैसा पेपर अपना आता है वैसे हम लोग सारी चीजें देखते चलेंगे। और ये इनके आंसर आप काउंट भी करते चलना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, कैसे हमें तैयारी करने की पेपर इसी साल हमारा क्वालिफाई वहां पे हो जाए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो जबलपुर एआरओ पेपर, आपको ये सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में आपको ये जाना जाता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप नोट किया, विटामिन B12 क्या बताएंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर विटामिन की बात हुई है तो और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पेपर क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। पहले तो आप ये बता दो, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, जो आपका विटामिन क्या होता है, जो आपका विटामिन बी होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जो विटामिन बी होता है ये हमें कहां से मिलता है, पहले तो आप ये पॉइंट बताएंगे। तो इसमें आप क्या बताएंगे, जैसे कि आपका अंडे अंडे क्या बताएंगे, एक तो अंडा बता दिया, इसके बाद जैसे पनीर हो गया, क्या हो गया, पनीर हो गया। इसके बाद जैसे आपका मांस क्या हो गया, आपका जो मांस हो गया, मांस के बाद हरी सब्जियां, इनमें क्या होता है, विटामिन बी आपका पाया जाता है। और 2 क्वेश्चन दोस्तों और हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विटामिन से। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ अच्छा, जो वसा में क्या पूछ लिया जाए, वसा में घुलनशील, अब बताओ अच्छा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ लिया जाए कि ये बता दो अच्छा जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। जो पेपर है बहुत बार क्वेश्चन आपके ये रिपीट वहां पे हो चुके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसे यहाँ पे नोट कर लेना। तो अगर आपका वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, हम यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन पूछ लेगा तो क्या बता देंगे, विटामिन बी, विटामिन सी। ये दोनों पॉइंट पेपर बहुत बार ये रिपीट आपके वहां पे हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बता देंगे, ये किसका वानस्पतिक नाम है। दानापुर यारों में आपके जीडी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा ये यहाँ पे पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या बताएंगे, वो बताएंगे नीम का। किसका बताएंगे, नीम का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 2 के और वानस्पतिक नाम और आप नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो और कौन से हमारा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है। अगर कभी आपसे किसका पूछ ले, गुड़हल का, अब ये बताओ अच्छा गुड़हल का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, या फिर ये बताओ ये जो देवदार वृक्ष है,
देवदार वृक्ष है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। ये दोनों पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो गुड़हल का वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, यहां पे बताएंगे हिबिस्कस। क्या नाम बताएंगे आप, यहाँ पे इसका नाम बता देंगे, क्या हिबिस्कस नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और देवदार वृक्ष का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सेड्यूस, इसका क्या बता देना, इसका बता देना सेड्यूस, आप यहाँ बता देना। ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, मार्क कर लेना। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। तो ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के विखंडन से ऊर्जा आपकी मुक्त होती है। और किस रूप में आपकी मुक्त होती है, ये आपका एटीपी के रूप में, किस रूप में, एटीपी के रूप में मुक्त होती है। ध्यान से देना, ये भी पेपर क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पेपर पूछा जा चुका है। क्या बताएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, के कारण खसरा की बीमारी होती है। अब बताओ खसरा की बीमारी किसके कारण होती है, जो खसरा बीमारी होती है किसके कारण से आखिर ये बीमारी आपकी हो जाती है। तो हम क्या किसके कारण बताएंगे, ये आपका वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ये आपका आगरा एआरएम क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों जो बीमारियों से होता है ना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर पूछे थे कि वायरस से, विषाणु से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये बहुत बार हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सारे नाम नोट कराओ आप, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ, अच्छा जो विषाणु है, विषाणु से कौन सी बीमारियां आपकी होती हैं, वायरस से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो विषाणु से क्या बताएंगे, जैसे कि आपका रेबीज, पहला नाम लिखिएगा क्या, रेबीज। इसके बाद लिखना जैसे चेचक, अगली बीमारी क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे चेचक। इसके बाद लिखना खसरा, इसके बाद क्या लिखा आपने, खसरा। खसरा के बाद जैसे कि आपका पोलियो, इसके बाद अगली बीमारी आपने नोट कर लिया क्या, पोलियो। और पोलियो के बाद अगला नाम क्या नोट करा आपने, इबोला। अगला नाम क्या लिख लिया यहाँ पे, इबोला आपने लिख लिया। या फिर अगला नाम क्या लिखा आपने, एड्स लिख दिया। ये सारे किससे हो रहे, वायरस से आपके हो रहे हैं। या फिर जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये भी किससे होते हैं, आपके वायरस से, सारे विषाणु से आप दिक्कतें वहां पे देखने को मिलती है। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जो कवक से, अब ये बता दो चाहे कवक से कौन कौन सी बीमारियां हमें देखने को मिलती है, कवक से क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ जाती है। तो कवक में क्या लिखेंगे, जैसे आपका गंजापन, जैसे क्या, गंजापन, एक ये लिखना। इसके बाद गंजापन हो गया, या फिर आपका जो दाद हो गया, क्या होता है, दाद, क्या होता है, दाद हो गया, या दाद हो गया, खाज हो गया, खाज हो गया। या फिर आप नोट करना आपको जो एथलीट फूट होता है, क्या होता है, एथलीट, एथलीट फूट। ये सारे किससे हो जाते हैं, ये आपके कवक से दिक्कतें वहां फेस करनी पड़ जाती हैं। इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटोजोआ से, आप बता दो प्रोटोजोआ से क्या दिक्कतें होती हैं। तो प्रोटोजोआ हम क्या बताएंगे, एक जैसे आपका हो गया पायरिया, क्या, पायरिया, क्या लिखना आपने लिखा, पायरिया लिख लिया। पायरिया के बाद जैसे आपने लिखा मलेरिया, क्या लिख दिया, मलेरिया। मलेरिया के बाद जैसे आपने लिखा पेचिस, क्या लिख दिया यहाँ पे, मलेरिया के बाद लिख दिया आपने पेचिस। ये सारी दिक्कतें किसके कारण होती है, ये प्रोटोजोआ से होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो आपके पेपर बार बार क्वेश्चन पूछे थे, ये सारे पॉइंट आप नोट करना। यकीन मान चलना एग्जाम तक मैं जो चीजें करा रहा हूं आप नोट करते चलना, आप पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जबड़ा किसका भाग है। ये बताओ जबड़ा है ये किसका भाग होता है। और ये क्वेश्चन आपके जो मैं करा रहा हूं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं जो बार बार क्वेश्चन पेपर रिपीट आपके हो रहे हैं। तो जबड़ा किसका भाग हो जाता है, तो आप किसका भाग बताएंगे, ये बता देंगे खोपड़ी का। किसका भाग हो, खोपड़ी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर हड्डियों की बात हो चल रही है, तो हड्डियों में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट करना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, यानी अगर वयस्क लिख के आता कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, कुल हड्डियां कितनी होंगी हमारी, 206। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका ये। और इसके बाद कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी बताओ, क्या पूछा जाए, सबसे छोटी,
सबसे छोटी हड्डी का नाम बता दो, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी बता दो। या फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ तो सबसे बड़ी भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम बता दो, क्या हो जाएगा? या फिर पहले ये नोट करो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हमने लिखा फीमर। कौन सी सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? ये आपकी जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीज, जो कहाँ? कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे लिखना स्टेपीज, स्टेपीज लिख देना, जो कि कहाँ पाई जाती है? ये कान में होती है। ये आपकी कहाँ होती है? ये आपकी जांघ में। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और ये हड्डी कहाँ पे होती है? ये हड्डी आपकी कान में आपकी पाई जाती है। और 2 पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हड्डी हड्डी का जोड़ क्या होता है, हड्डी हड्डी का जोड़ किससे होता है, या फिर ये पूछा जाए हड्डी और मांसपेशियों का जोड़ होता है किससे होता है, ये पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके, ये भी नोट करना। अगर एक पॉइंट ये नोट करना कि अस्थि या अस्थि, एक पॉइंट ये नोट करना, अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि लिख के आए, हड्डी से हड्डी लिख के आए। अस्थि से अस्थि के जोड़ को, के जोड़ क्या लिखना है? के जोड़ को क्या कहा जाता है? इसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट। इसको क्या बोलेंगे आप? लिगामेंट्स। क्या बोलोगे? लिगामेंट्स आप बोलोगे। ये पॉइंट नोट करना। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया आपका अस्थि से, क्या पूछ लिया जाए? अस्थि से मांसपेशी, क्या पूछ लिया जाए? अस्थि से आपका मांसपेशी पूछ लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जोड़ क्या होगा? ये आपका टेंडन। ये क्या कहलाएगा? आपका टेंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंडन। ये सारे पॉइंट आपके इंपोर्टेंट। कुल हड्डियां 206, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे बड़ी फीमर, अस्थि से अस्थि का जोड़ लिगामेंट, और अस्थि से मांसपेशी का जोड़ टेंडन। ये सारे पॉइंट नोट करना। आपके हर पॉइंट आपका इंपोर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। बस जो चीजें आपको बता रहा हूं, आप इसे फॉलो करिए, तैयार करिए, आपका एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र बताइए। इसमें ये बताओ प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र आप क्या बता देंगे? ये हम बताएंगे C3H4। क्या बता देंगे? C3H4 आप बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट यहाँ पे नोट करना। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ये बताओ मीथेन का रासायनिक सूत्र, ये बता दो हमें। जो एथेन हो गया, एथेन का रासायनिक सूत्र, या फिर ये बता दो जो आपका प्रोपेन होता है, क्या होता है? प्रोपेन होता है। या फिर ये बता दो जो आपका ब्यूटेन होता है, क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इनके रासायनिक सूत्र आप बता दो क्या यहाँ पे होता है। तो मीथेन का क्या आपका हो जाएगा? ये आपका मीथेन का क्या होता है? CH4 हो जाएगा, CH4। एथेन का कितना हो जाएगा? ये C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का क्या हो जाएगा? ये होगा C3H8 आपको यहाँ पे हो जाएगा। और ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10। ये आपका ब्यूटेन का हो जाएगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आप नोट करना। आपके पेपर यहां से सारे क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको कंप्लीट न्यू पैटर्न नोट्स दे रखे हैं ना, वो नोट्स आप तैयार करते चलना, जहां सीधे सीधे आप एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएंगे। यानी वो आपके 8 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और अभी तक जितने भी पेपर हुए, आपके जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, जितने भी आर्मी ट्रेड होते हैं, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट, उनमें 2000 से लेकर 2024 तक जितने पेपर हुए सारे क्वेश्चन मैंने वहां प्रोवाइड करा रखे हैं। तो जो मैंने आपको नोट्स दे रखे वो तैयार करना। अगर अभी तक आपने नोट्स ना लियो, नोट्स ले लेना, घर बैठ के एग्जाम तक तैयारी करना। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां से नजर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हमारा हो जाएगा C3H4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा था, ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे क्या पूछा, तीसरे आवर्त से संबंधित आपका नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन होगा, फास्फोरस होगा, सिलिकॉन होगा, आर्गन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आपका हो जाएगा। क्योंकि ब्रोमीन के बारे में 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। ब्रोमीन के बारे में एक तो पहला ये जाना कि ये क्या है? आपका हैलोजन है। ब्रोमीन क्या है? आपका एक हैलोजन तत्व है। ब्रोमीन क्या है? आपका एक ये हैलोजन तत्व आपका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये जाना कि यह चौथे आवर्त में है। क्या किसमें आपका आता है? ये आपका चौथे आवर्त में आपका ये आता है। थर्ड पॉइंट क्या आप जानेंगे? इसका जो समूह कौन सा हो जाएगा? समूह इसका हो जाएगा 17। समूह क्या हो जाएगा? 17 आपका हो जाएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है, तो ब्रोमीन नहीं होगा। फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्गन, ये तीसरे आवर्त सारे आपके आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका तीसरा ये आवर्त होता है ना, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे कि आप नोट करने से सोडियम, क्या होता है? सोडियम पहला नोट करिए, क्या? सोडियम हो गया। सोडियम के बाद नोट करना जैसे कि आपका मैग्नीशियम,
अगला क्या नोट किया हमने, मैग्नीशियम। आप ये नोट कर लेना, क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद लिखना आपको जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये तीसरे आपके उसमें आपके आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, तीसरे आवर्त में आपके आ जाते हैं। एल्यूमिनियम हो गया। इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद अगला क्या हमने लिखा, सिलिकॉन। अगला आपने नोट कर लिया किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाद जैसे आपका फास्फोरस, अगला क्या आ जाएगा आपका इसमें, फास्फोरस आपने लिख लिया, किसका नाम, फास्फोरस का। इसके बाद नाम नोट किया सल्फर का। इसके बाद किसका नाम नोट कर लिया, सल्फर का। सल्फर के बाद आपने नाम लिखा क्लोरीन का, किसका लिख लिया, क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद एक और लिख लेना आपका जो आर्गन, एक और लिख लेना, क्या, आर्गन। ये तीसरे किसमें आते हैं, ये तीसरे आपके आवर्त में ये सारे तत्व यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसमें नहीं आता, ब्रोमीन तो आपके चौथे आवर्त में आता है। और तीसरे और कितने तत्व वाले सारे मैंने यहाँ पे नोट कराए, ये सारे आपके तीसरे आवर्त के तत्व यहाँ पे आपके हो जाते हैं। बस दोस्तों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये फॉलो करते थे ना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। बस जो एग्जाम तक बताऊं उसे फॉलो करिए, जो मैं नोट्स आपको दे रखे वो नोट्स तैयार करिए, और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट करिए। आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आपको नजर आ जाएंगे। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। अब ये बताओ जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसका सामान्य नाम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या बताएंगे। और ये आपका दानापुर यारों सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ये होता क्वार्ट्ज, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका रासायनिक सूत्र बहुत बार हमारे पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका नोट कर लेना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको ये होता है। पेपर बहुत बार यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप सभी को रटा हुआ वहां पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इसमें पूछा क्या गया, ऊष्मा की, किसकी पूछा जा रहा है, ऊष्मा की। निम्नलिखित में इनमें से हमें बताना, इनमें से सबसे अधिक कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। सबसे अच्छी चालक क्या हो जाएगी आपकी, वो होती सिल्वर। क्या होती है, सिल्वर। और दोस्तों सिल्वर और गोल्ड, इनके बारे में 2 पॉइंट हमेशा आप याद करना। जैसे जो आपकी सिल्वर होती, जो आपकी चांदी होती, 2 पॉइंट इसके कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। एक तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या पता होना चाहिए हमें, इसका बताओ आप परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या होता है। एक ये बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान, एक ये बता देना इसका परमाणु द्रव्यमान आपका इसका कितना हो जाएगा। और जो गोल्ड वाला आता है, यानी जो आपका क्या दिया गया, गोल्ड, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो सोना आपका होता है, सोना, गोल्ड, इसके बारे में 1 पॉइंट यही बताना है इसका जो आपका परमाणु क्रमांक, ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसका बता दो परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक सिल्वर है कितना हो जाएगा, ये होगा 47 हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108 हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा, गोल्ड का, ये 79 आपका हो जाएगा। ये सारे पॉइंट नोट करना, वो चीजें नोट करना जो पेपर हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखना, सारे पॉइंट आराम से नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब बताओ राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे, जयपुर यार में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है। क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और क्यों गलत है, अभी मैं कुछ पॉइंट इसके नोट करूं ताकि यहां से कोई क्वेश्चन आए वो आपका गलत कभी ना हो वहां पे। तो देखो पहला तो ये बताना जो आपके अम्ल होते हैं, पहला 1 पॉइंट ये अम्ल में ध्यान रखना कि जो अम्ल आपके होते हैं ये आपके जल में जब घुलते हैं क्या देते हैं, जब अम्ल होते हैं 1 पॉइंट ये नोट करना कि जल में घुलकर, जल में ये पॉइंट नोट कर लेना, जल में ये घुलकर आपके H+ आयन देते हैं। क्या देंगे आपको, H+ आयन वहां पे देते हैं। और इसके बाद 1 पॉइंट ये याद रखना कि जो आपके अम्ल होते हैं क्या होते हैं, अम्ल, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में आपके खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये आपके खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, कड़वे। तो यहाँ से ये तो हमारा गलत हो गया कि ये खट्टे होते, कड़वे नहीं होते, खट्टे आपके होते हैं। और अगला पॉइंट इसमें क्या नोट करें, जो आपका अम्ल होता है 1 पॉइंट ये नोट करना है, अम्ल, अम्ल का जो pH मान होता है ये क्या होता है आपका 7 से कम होता है, 7 से
कम होता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेना। इसके बाद एक पॉइंट और ये नोट करना, जो आपके अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं, ये नीले लिटमस को, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस, क्या नोट करेंगे, नीले लिटमस को क्या करते, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, को क्या कर देते, लाल कर देते हैं, लाल कर देते। एक पॉइंट ये नोट करना। और यहाँ पे क्या लिखा, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर, ये जस्ट इसका उल्टा लिख दिया गया। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। जहां से अम्ल का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो आपका वहां पे गलत नहीं होगा, अगर ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। अब बताओ विद्युत धारा को हम किसके द्वारा मापेंगे, तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाएगी, ये आपकी नापी जाएगी अमीटर के द्वारा। किसके, अमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका जो फायदोमीटर होता है, क्या पूछा जाए, बताओ फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाए आपका अल्टीमीटर, क्या अल्टीमीटर से क्या आपका मापा जाएगा। तो फायदोमीटर से आप क्या बताएंगे, जो आपके समुद्र की गहराई, क्या बताएंगे, समुद्र की गहराई आपकी मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या बताएंगे, विमानों की ऊंचाई, इसमें क्या बताएंगे, जो आपके विमानों की ऊंचाई इसमें आपकी मापी जाती है। ये सारे पॉइंट वो हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये दोनों आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, आपके एग्जाम में दोनों पॉइंट ये पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आपका पूछा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक बताओ। एसआई मात्रक में 2-3 और आपको नोट करूंगा। पहले ये बताओ आपका जो विद्युत का विभवांतर होता है, एसआई मात्रक क्या है। नागपुर यारों में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका विद्युत का विभवांतर का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओल्ट। क्या हो जाएगा, ओल्ट होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपका शक्ति होता है, किसका, शक्ति का एसआई मात्रक बता दीजिए, या फिर आपसे वेग का एसआई मात्रक पूछ ले, या फिर आपका जो चालकता, क्या चालकता का एसआई मात्रक पूछ ले, या फिर आपका प्लांक नियतांक, या फिर आपसे जो प्लांक नियतांक है इसका एसआई मात्रक पूछ ले, इनके आंसर बताइए क्या आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो शक्ति का आप क्या बताएंगे, शक्ति का आप बताएंगे जूल पर सेकंड, शक्ति का क्या बता देंगे, जूल पर सेकंड आप बता देंगे, या फिर वाट आप बता देंगे। वेग का क्या आप बताएंगे, वेग का बताएंगे आप मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चालकता का क्या आप बताएंगे, चालकता का हो जाएगा क्या, मोह, चालकता का क्या हो जाएगा, मोह आपका हो जाएगा। और प्लांक नियतांक क्या बताएंगे, इसका बता देना आप जूल सेकंड, इसका क्या बता देना, जूल सेकंड, आप इसका आंसर यहाँ बता देना। ये सारे पॉइंट नोट करना जो कि आपके इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, वो मैं चीजें यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसी साल एग्जाम क्लियर करना है भाई। तो जो चीजें जैसी बताई जा रही है वैसे आप फॉलो करेंगे, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट वैसे वैसे आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जबलपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग करते हैं किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग। किसका करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग आपका यहाँ पे किया जाता है। और एक दो और नोट करना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका मैनोमीटर, क्या पूछा जाए, मैनोमीटर यूज कहाँ पे होता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए आपको जो एनीमोमीटर, क्या पूछा जाए आपसे, एनीमो, अब ये बताओ जो आपका एनीमोमीटर है इसका यूज कहाँ पे आपका किया जाता है। या फिर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का यूज कहाँ पे आपका किया जाता है। ये 3 पॉइंट नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैनोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, गैसों का दाब, कहा लिख देंगे इसमें हम, कहा लिखा, गैसों का दाब मापने में, गैसों का दाब मापने में इसका प्रयोग होता है। और एनीमोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, ये वायु की गति को मापने में इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। लैक्टोमीटर का यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, दूध की शुद्धता मापने में इसका यूज आपका किया जाता है। ये 3 पॉइंट नोट करना आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ करते हैं। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो अंतर्जनित बलों का उदाहरण क्या हो जाएगा, पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगरा यारों सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था
तो अंतर्गत बलों का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, पर्वतों का निर्माण हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा माप की इकाई गलत जोड़ी है। ऊर्जा का जूल बिल्कुल सही लिखा है, आवृत्ति का हर्ट्ज ये भी सही लिखा है, दाब का न्यूटन ये आपका गलत हो गया क्योंकि बल का न्यूटन यहाँ पे होना चाहिए, तो दाब का न्यूटन ये गलत हो जाएगा, शक्ति का वाट ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ दाब की जगह आपका बल यहाँ पे होना चाहिए था। और इसके बाद दोस्तों हमारा जीके यहाँ के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका जो जीडी हो गया इसके आपके कितने क्वेश्चन जीके के आते हैं यहाँ पे, हमारे 15 क्वेश्चन आपके जीके के भी यहाँ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी। अब बताओ इन 4 ऑप्शन में किस पे ये आपकी आधारित हो जाएगी, तो आप राइट आंसर कितना बताएंगे, इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या लिख बताएंगे, हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या बताएंगे, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1 अप्रैल, डेट नोट कर लेना, क्या पेपर पूछता है 1 अप्रैल 1951, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कृषि की प्राथमिकता, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि को प्राथमिकता देना इसका मेन उद्देश्य था। यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि भारत जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। और इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि को प्राथमिकता देना। और ये किस मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आपकी आधारित थी वहां पे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रही, भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है। जो भारतीय वित्त वर्ष है ये किस तारीख से शुरू होता है, ये हमसे यहाँ पूछा गया, तो किस तारीख से शुरू होगा, तो ये बताएंगे आप 1 अप्रैल। चलो ये शुरुआत का पूछ लिया गया, अगर ये पूछा किस तारीख को खत्म होता है तो आप क्या बताएंगे। तो आप ये हमेशा याद करना कि जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, क्या होता है, जो आपका वित्तीय वर्ष होता है ये आपका 1 अप्रैल, एक डेट क्या याद करेंगे आप, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से कब तक माना जाएगा, ये आपका 31 मार्च, क्या लिखेंगे 31 मार्च आप यहाँ पे नोट करना, 1 अप्रैल से 31 मार्च आप यहाँ पे नोट कर ले। अगर यहीं पे भारतीय वित्त वर्ष ना लिखे, अगर आरबीआई वित्त वर्ष लिख के आ जाता, अगर आरबीआई वित्त वर्ष लिख के आ जाता तब भी हमारा सेम ही आंसर यही होता 1 अप्रैल, तब भी आपका सेम एड्रेस होना, वो एड्रेस 31 मार्च, सेम आंसर हमारा तब भी वही होता। आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछता या फिर भारतीय वित्त वर्ष पूछता, सेम यही आंसर आपको यहाँ पे होना चाहिए था। इसमें कंफ्यूज कभी ना होना कि हम भारतीय वित्त वर्ष पढ़ के जा रहे हैं और आरबीआई का हमसे पूछ लिया था तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाए। आरबीआई का भी आपका सेम होता है, दूसरा टिक वहां पे ना मार दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो कि आपका नागपुर एआरएम पूछा गया कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला, तो ये किस वर्ष मिला था, इसका राइट आंसर आप कितना कह देंगे, ये बताएंगे आप 1935। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, ये केंद्रीय बैंक क्या हो जाएगा, आरबीआई जो है ये भारत का क्या होता है, केंद्रीय बैंक आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया, अब इसका मुख्यालय पहले क्या था और अब क्या है, अब इसका मुख्यालय क्या बताएंगे, इसका जो अभी का मुख्यालय ये फिलहाल नोट कर लेना कि जो आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, आप बताएंगे मुंबई में, कहाँ बताएंगे, मुंबई में। और मुंबई में कब से ये चेंज हुआ, आपका 1937 में, 1937 से आपका ये मुंबई में आ गया। इसके पहले 1937 के पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, ये कलकत्ता में था, कहाँ पे था, कलकत्ता में। और प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे, मुंबई में आपका हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। एक पॉइंट ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम, अब बताओ भारतीय गवर्नर कौन आपके हो जाएंगे, किसका नाम हम बताएंगे, हमें नाम पता होना चाहिए देशमुख का, किसका नाम पता होना चाहिए, देशमुख का नाम पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख, पूरा नाम लिख लेना इनका। अच्छा, क्या नाम पता होना चाहिए इनका, पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख, ये पूरा नाम आप इनका नोट कर लेना कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख आपके ये यहाँ पे हो जाते हैं। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो हम क्या बताएंगे, वहां पे आपका सर ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम याद होना चाहिए, लेकिन हमसे केवल भारतीय ही ज्यादातर पेपर पूछा जाता है।
अब बताओ, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने समय तक बैठक की? यानी संविधान सभा जो स्टार्टिंग पहली बैठक और आखिरी बैठक के बीच में कितना लगभग समय वहां पे लगा था? लगभग पूछा गया था आपका जबलपुर एआरओ में, तो राइट आंसर बताएंगे 3 वर्ष, आप यहां बता देंगे। लेकिन एक्चुअल कितना समय हमें वहां पे लगा था वो हमें कितना बताएंगे? हम बताएंगे वहां पे 2 वर्ष। क्या लगा था? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय आपको वहां पे रियल में लगा था। क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया आपकी थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी और ये आपकी 26 नवंबर 1949 तक ये खत्म हो गई। यानी इसके बीच जो आपका टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। लेकिन जब ये पेपर क्वेश्चन का पूछा गया तो वहां पे लगभग में आपका ये पूछा गया था और ये आपका ये ऑप्शन वहां पे राइट माना गया था जब आपको ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपके भी पेपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ये ऑप्शन आता है तो आप इस पर टिक करेंगे, अगर लगभग में आता है तो लगभग में यही आंसर आपका जो इसके नजदीक होगा वो हमारा राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। क्या हम बता देंगे? संपत्ति का अधिकार। क्योंकि अब जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा अधिकार हो गया? ये आपका एक विधिक अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया? ये आपका एक विधिक अधिकार हो गया। इंपॉर्टेंट है, पेपर कई बार क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा चुका है। अब ये कब चेंज हुआ था? जब आपका 46वां, क्या कब बताएंगे? जब आपका 44वां, क्या बताएंगे? जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार था, अब ये संपत्ति के अधिकार से हटा के इसे आपका एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और विधिक अधिकार, ये पहले एक पॉइंट इसका ये नोट करना कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये संशोधन आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और जो आपका जो संपत्ति का ये अधिकार है इसको हटा के जो विधिक अधिकार बनाया गया, ये किस अनुच्छेद में आपका जोड़ा गया? तो आप क्या बताएंगे? पहले तो ये नोट करना, इसे भाग नंबर 12 में, भाग 12 के आपका अनुच्छेद नंबर 300A में इसे आपका जोड़ा गया। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो हम बताएंगे 44वां आप यहाँ पे याद रखिएगा। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए अब इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया है या कौन से भाग में रखा गया, तो आप क्या बताएंगे? ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लेना। आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों पॉइंट आपके हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अब यह किस दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है? किस दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है? इन 4 ऑप्शन बताइए। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो दस्तावेज आपका क्या हो जाएगा? वो होगा भारतीय संविधान। क्या होगा? भारतीय संविधान होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करना जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये आप बताओ कि जो भारतीय संविधान है ये किस दिन आपका अंगीकृत हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस दिन आपका ये अंगीकृत हुआ, किस दिन हम इसने स्वीकारा भारतीय संविधान को, तो आप इसका राइट आंसर क्या बताना? तो आप बताइएगा 26 नवंबर 1949। एक डेट आप ये याद कर लेना 1949, ठीक है। और दूसरी डेट क्या याद करना कि कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछा जाए आपसे कि संविधान, क्या अगला पॉइंट आप क्या लिखे हैं यहाँ पे? एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करिएगा। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका संविधान दिवस है, क्या पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जो 26 नवंबर इसी के कारण, यानी जो आपका संविधान उस दिन अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया था, इसी की वजह से आपका 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर को साल के हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आपको ये मनाया जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो आप यहाँ पे एक डेट ये याद करना है, क्या 26 जनवरी 1950, ये डेट आप याद करना। ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, ध्यान से नोट करना पेपर के लिए, आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? बताओ कितने अध्यक्ष? ये तो लिख दिया कि भारत के वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष हो गया
और कितने इसमें सदस्य होते हैं, हम क्या बताएंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कितने, 4 सदस्य आपके होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका जो वित्त आयोग होता है, ये आपका जो वित्त आयोग होता है, ये अनुच्छेद नंबर किसमें, अब इसके बारे में बात है, अनुच्छेद नंबर आपका ये 280 में, 280 में वित्त आयोग के गठन की बात वहां पे हुई। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, आपका क्या बताएंगे, अनुच्छेद नंबर 280। ये भी पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां पे आपका स्थित है, इन 4 ऑप्शन बताइए ये कहां पे आपका स्थित है। तो ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, ये होगा पिंजौर में। कहां स्थित है ये, पिंजौर में। और ये पिंजौर कहां पे, हरियाणा राज्य में। ये पिंजौर कहां पे, हरियाणा राज्य में आपका हो जाएगा। ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में कहां पे स्थित है, हम बताएंगे पिंजौर में। पिंजौर कहां पे आपका, हरियाणा में। यानी भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में एक वहां पे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर ही आपका ये वहां पे स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आप यहां बताएंगे, क्या राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि वलय नीति गवर्नर जनरल, कौन से गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी वलय नीति। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या लॉर्ड डलहौजी, क्या हम बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी बताएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी थे, आखिर इनका कार्यकाल क्या था, यानी इनका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था, वर्ष अगर हमसे पूछ लिया जाता तो आप इसका क्या बता देना, यहां बताएंगे हम 1848 से 1856, ये वर्ष याद कर लेना। इनका ये कार्यकाल हो जाता है गवर्नर जनरल के रूप में। यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या विधवा पूछ लिया जाए कि विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका ये किस वर्ष आया था, अधिनियम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अधिनियम आपका इसका मसौदा कब बनाया गया था, ये बताएंगे हम 1856। ये डेट याद करना, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डाकघर, क्या बताएंगे, डाकघर अधिनियम। अब ये बताओ जो आपका डाकघर अधिनियम, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डाकघर जो आपका अधिनियम है ये किस कब आया था, तो यहाँ भी आप क्या बताएंगे, 1854। आप यहाँ भी ये पॉइंट नोट कर लेना कि डाकघर अधिनियम कब आएगा, 1854 पॉइंट नोट करना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का इसका मसौदा कब तैयार हुआ था, हम बताएंगे 1856। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया। तो जो आपका दांडी मार्च ये किस वर्ष आपका शुरू किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जबलपुर एआरओ में, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका दांडी मार्च किस वर्ष आप बताएंगे, आप बता देंगे 1930। क्या बताएंगे हम लोग, 1930 आप बता देंगे। जो आपका दांडी अगर कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अच्छा ये भी पेपर आ चुका कि आपका जो असहयोग, क्या पूछा जाए, असहयोग आपका जो आंदोलन है, कभी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष चालू हुआ, तो आप यहां बताना हमेशा 1920 से 1922। कौन सी डेट हम याद रखेंगे, यहाँ पे आप याद रखिएगा 1920 से 1922, ये डेट आप याद करना। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका अगस्त प्रस्ताव, क्या पूछा जाए, अगस्त प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, आप यहाँ पे कौन सी डेट बता देना, यहाँ बताना 1940। या फिर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या व्यक्तिगत, क्या पूछा जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो यहाँ पे आप राइट आंसर तब क्या बता देंगे, तब आप बताएंगे 1940। तब क्या बताएंगे, तब भी आप 1940 राइट आंसर यहाँ बताएंगे। ये 3 पॉइंट भी आप नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब बताओ जो शुंग वंश था इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर बता दिए, क्या पुष्यमित्र, क्या पुष्यमित्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसकी स्थापना वर्ष ये भी लिख लेना, इसकी स्थापना वर्ष अगर हमसे पूछ लिया जाता तो हम लोग राइट आंसर क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे 185 ईसा पूर्व,
185 ईसा पूर्व आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों कभी अगर आप ये एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जो आपका अंतिम मौर्य शासक जो बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र जो थे ये इन्होंने शुंग वंश की स्थापना वहां पे की थी। और जो शुंग वंश के अन्य जो प्रमुख शासक कौन थे, एक आपका अग्निमित्र थे, एक वसुमित्र थे, एक वज्रमित्र थे, एक देवभूत आदि थे। ये इसके क्या होते हैं जो प्रमुख इसके शासक आपके यहाँ पे हो जाते हैं। किसके हो जाएंगे आपके, ये सारे शुंग वंश के आपके प्रमुख शासक हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा इसकी स्थापना किसने की थी, हम बताएंगे पुष्यमित्र ने इसकी स्थापना की। और कब की थी आपकी 185 ईसा पूर्व। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस वंश के शासक ने 999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। किस वंश के शासक ने, हमसे ये पूछा जा रहा है किस वंश के शासक। इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम क्या बताएंगे जो चंदेल शासक थे। कौन सा शासक थे, चंदेल। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना हमसे पूछ लिया जाए, ये बताओ चाहे इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो स्थापना आप कब बता देंगे, ये हम बताएंगे 9वीं शताब्दी में। कब बताएंगे, 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना आप बता दें। क्या बताएंगे, 9वीं शताब्दी में इसकी वहां पे स्थापना हुई थी। और कभी अगर ये पूछा जाए इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे खजुराहो। राजधानी यहाँ पे क्या बता देना, तो राजधानी आप क्या बताएंगे, यहाँ बता दीजिएगा खजुराहो इसकी आपकी यहाँ की राजधानी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और जो चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपसे कि चंदेल, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि चंदेल वंश का आपका अंतिम शक्तिशाली शासक कौन सा था, तो आप राइट आंसर तब यहाँ पे क्या बताएंगे, तब आप बता दीजिएगा परमदेव। तब आप क्या बता देंगे यहाँ पे परमदेव, आप ये नाम नोट कर लिया। या फिर आपके पेपर है परमल नाम से भी ये वहां पे आपका आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और चंदेल वंश के दौरान जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से, एक तो कंदरिया जो महादेव मंदिर है, एक आपका विष्णु चतुर्भुज मंदिर आपका यहीं पे आपका देखने को मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट भी इसमें आप नोट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था, आगरा यार में क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे। तो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब लड़ा गया था, यहाँ पे राइट आंसर क्या बताएंगे 1192 में। कब बताएंगे 1192। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, दूसरा युद्ध, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपको जो मोहम्मद गौरी था, किसके बीच में, मोहम्मद, यहाँ पे नाम नोट करिएगा कि ये युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और क्या बताएंगे आप, पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये आपका लड़ा वहां पे गया था। और जिसमें आपके जो पृथ्वीराज थे ये क्या हुए थे, विजयी हुए थे। पृथ्वीराज जो चौहान थे ये क्या थे, इसमें विजयी आपके हुए थे। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, हम बताएंगे 1192 में। किसके बीच में हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और कौन इसमें विजयी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे विजयी आपके ये हो गए थे। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करना कि तराइन का द्वितीय युद्ध, नहीं यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपको ये तराइन का एक, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना, जो तराइन का आपका द्वितीय युद्ध हुआ था, यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, एक द्वितीय युद्ध था। तो अगर कभी आपसे द्वितीय युद्ध के बारे में पूछता, ठीक है, अगर द्वितीय युद्ध के बारे में हमसे बात होता, द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, यहाँ मोहम्मद गौरी जीत गया था। यहाँ पे कौन जीतेगा, मोहम्मद गौरी। और यहीं पे अगर द्वितीय युद्ध की जगह यहाँ प्रथम युद्ध की बात होता है, जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये कब हुआ था, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ये आपका होगा 1191 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ये आपका 1192 में होगा। और जब ये वाला 1192 वाला होता है, इसमें कौन जीतता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान, इसमें वाले पृथ्वीराज चौहान जीतते।
लेकिन जो द्वितीय युद्ध होता है इसमें मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीतता है, ठीक है। यानी पहले वाले में तो चौहान जीतेंगे, दूसरे वाले में आपको ये गौरी यहाँ पे आपका जीत जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह ये आपका कब हुआ था, ये हमसे यहाँ पूछा गया। तो बस्तर विद्रोह आपका कब हुआ था, ये हम बताएं कब, 1910 में। ये कब हुआ था, 1910 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट विद्रोह नोट करा देता हूँ जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए आपका, मोपला। अगर कभी आपसे मोपला विद्रोह पूछ लिया जाए, क्या मोपला विद्रोह बताओ ये कब हुआ था, कौन सा मोपला विद्रोह, तो हम क्या बताएंगे, ये आपका हुआ था 1921 में। 1921 में हुआ था। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका जो नील विद्रोह है, क्या पूछ लिया जाए, जो आपका नील विद्रोह है ये कब हुआ था, ये हम बताएंगे 1859 से 60 ये यहाँ पे हुआ था। या फिर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पावना विद्रोह, क्या पावना या पावना विद्रोह ये कब आपका हुआ था, तो ये विद्रोह हमारा कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1873 से 76 के बीच में आपका हुआ था। या कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको जो संथाल विद्रोह है, क्या पूछा जाए, संथाल विद्रोह ये कब हमारा हुआ था, ये संथाल विद्रोह। अब ये कब हुआ था, यहाँ पे डेट क्या बताएंगे, यहाँ बताना 1855 से लेके 1856 के बीच में आपका हुआ था। ये सारे विद्रोह की डेट आप नोट करना, आपके ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका ये नील विद्रोह पेपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, और जो ये मोपला विद्रोह ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये पेपर बहुत बार आपके क्वेश्चन रिपीट वहां पे हो चुके हैं। तो जो चीजें जैसे बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करें, जो आपने नोट्स ले रखे हैं वो तैयार करिए। आप एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलने पर एग्जाम तो जो चीजें जैसी बताइए आप इसे बस फॉलो करते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जीके अगला क्वेश्चन आता है कि भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, कि जो बॉर्डर पड़ता है अफगानिस्तान से वो कितने किलोमीटर का बॉर्डर वहां पड़ता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, आप बताएं 106 किलोमीटर। क्या बताएं, 106। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और जो ये अफगानिस्तान है इनके बीच में जो एक रेखा, सीमा रेखा है, वो किस नाम से जानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे, डूरंड। तो यहाँ पे आप क्या नाम बता देंगे, इनके बीच की जो सीमा है, इनके बीच जो सीमा है ये किस नाम से आपकी जानी जाती है, तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, डूरंड रेखा आप यहाँ पे लिख लेंगे। और जो डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा आपकी लगती, कहाँ लगती है, इसी डूरंड रेखा से आपकी इसकी सीमा भी आपकी वहां पे लगती है। तो भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन सी, वो आपके डूरंड सीमा के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट नोट करना, पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो आपकी डूरंड रेखा से भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है उसकी सीमा भी वहां पे आपके लगती है। ये सारे पॉइंट नोट करना, आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। और जो मैथ के आपके टोटल कितने क्वेश्चन आपके पेपर पूछे, 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के भी यहाँ पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो मैथ के सवाल आते हैं, कई सारी जो क्लासें वहां पे चली वहां बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे दिखा रहे हैं। तो भाई अब आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे नहीं आते, आपके एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन वहां पे आने लगे, लेकिन कई लोग केवल बेसिक सवाल ही वहां पे कराते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन देखना कि कैसे जो आपके एआरओ वाइज क्वेश्चन वहां पूछे गए, अब किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे मैथ में वहां पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान देना। और इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट हमेशा लेते चलना, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करना, क्योंकि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे हैं। तो मैथ क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक, यहाँ पे क्या दिया गया, इनके दो अन्य भाजक आपके 14 और 15 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। अब देखो जो चीजें जैसी दी जाए वैसे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, हमने माना जो आपका एलसीएम था, एलसीएम क्या होता है, दो संख्या गुणनफल ही होता है, और उनके भाजक क्या दे दिए गए, इनके दो संख्याएं आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। एक दिया गया आपको 14, एक 15, एक क्या दिया गया हमें 14 दिया गया, एक आपको 15 यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे एचसीएफ हमें क्या दिया गया, एचसीएफ आपका 31 यहाँ पे दिया गया। अब बताओ जब इनके ये दोनों भाजक ही हैं, इनमें हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इसका क्या, कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, इसमें हमारी 15 संख्या ये आपकी बड़ी हो जाएगी। अब इस 15 संख्या को आप सीधा सीधा इसके एचसीएफ से आप यहाँ पे क्या कर दोगे, गुणा आप कर दोगे। तो 15 गुणे आप जैसे 31 करोगे कितना निकल के आ जाएगा, ये आपको 465 यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
तो इसकी बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी 465 हो गई। अगर इसी जगह हमसे ये क्वेश्चन पूछता इसकी छोटी संख्या बताओ, तो हम क्या करते, 14 गुणे आप 31 कर देते, जिस जहां पे 434, यानी यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा, जैसे आप इसे 31 से गुणा करते यहाँ पे आपका आ जाएगा 434 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी 465 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 465। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यहीं पे अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या भी हम बताते, उसका राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाता है। बस सवाल है जो चीज जैसी पूछी जा रही है हम लोग वैसे इनके आंसर यहाँ पे देते हुए चलेंगे। अगला आपका जो सवाल आता है इसमें क्या दिया जा रहा है, 3 पदों का योगफल 16,300 है। ये पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो सवाल है जो चीज जैसे लिखा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका ये जयपुर एआरओ में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका ऐसे यहाँ पूछा गया था। हम मान लेते 3 संख्या हमारे ए बी सी 3 संख्या आपकी यहाँ पे हो गई। पहले सवाल है हमने ये दिया जा रहा है ए अनुपात बी, यानी पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या हमें दिया गया 15:16, यानी इनका रेशियो हमें दिया गया 15:16 का दिया गया। फिर बोला गया है दूसरे और तीसरे, दूसरा हमारा बी ही संख्या था, दूसरा और तीसरे का रेशियो हमें क्या दे दिया गया, ये हमें दिया गया 17:18, ये दिया गया 17:18। दोस्तों यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बी के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, मान तो एक ही आपका होगा। तो हम इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें पहले तीनों का रेशियो निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तभी हम इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका ये बी है, बी का मान आप बराबर करिए, तो ये 16 और 17 यानी इनका एलसीएम वैसी संख्या बी का मान रखो, ये पूरी समीकरण आपका वहां बराबर हो जाए। हम क्या करेंगे, इस बी का आपको जो अलग अलग मान है इनका एलसीएम ले लेना। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 17 ही इनका आपका एलसीएम वहां पे आपका ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये संख्या को अगर हमें देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना, अब यहाँ पे आपका 16 है लेकिन 17 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को अगर हम यहाँ 17 से गुणा कर दे, 17 से गुणा कर दे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 है लेकिन 16 नहीं है, तो इस वाले को क्या करो आप यहाँ पे 16 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका बी का मान 16 गुणे 17 यहाँ भी हो जाएगा, 16 गुणे 17 यहाँ भी आपका हो जाएगा, यानी पूरा इक्वल बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो वहां से हम क्या मान निकालेंगे, वहां से आपका मान क्या निकल के आ जाएगा, तो वहां से मान किसका निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। यानी 17 गुणे 15 आप जब करेंगे 17 गुणे 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 255, ये कितना हो गया 255 हो गया। और जब आप 17 गुणे 16 करोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 272, ये क्या होगा 272 हो गया। और वैसे ही यहाँ भी हम फिर गुणा जब करेंगे 16 गुणे 17, ये 272 ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। अब 16 गुणे जब 18 आप करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288, कितना हो गया 288 आपका, यानी ये रेशियो हमारा यहाँ पे निकल के आपका आ गया। अब देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, हमें ये बताओ पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करो, यानी पहले और अंतिम इन दोनों के पदों के बीच का अंतर यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, ये आपका 33 है। कितना डिफरेंट है 33, लेकिन ऐसे हमें तो ये तो रेशियो में डिफरेंट आया है, तो ऐसे रियल में अंतर कितना निकालो। देखो यहाँ पे सवाल है पहले दिया गया 3 पदों का योगफल, यानी अगर ये 3 पद थे हमारे, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद, इनका जो रेशियो के हिसाब से कितना हो रहा है, जब आप इनको जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़िए कितना आपका हो रहा है, यानी कि इन सभी को हमने जोड़ा कितना होगा, ये आपका 815, यानी कि ये 815 यहाँ पे रेशियो में जोड़ तो 815 हमारा है, लेकिन ऐसे जोड़ कितना दिया गया 16,300। तो ये कितने गुना आपका दिया जा रहा है, ये कितने गुना है यहाँ पे, ये आपका 20 गुना, यानी ये किसके बराबर दिया गया 16,300 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ये आपका 20 गुना के बराबर है। तो ये भी जो रेशियो है इसका भी आप क्या कर दोगे, 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 660 आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का डिफरेंस 660 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके आते बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे नहीं आते, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ बच्चों को ऐसे सवाल सॉल्व कराए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मल सवाल नहीं आते, अब ये पैटर्न आपको हो गया एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि नागपुर एआरओ में पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो ए की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। तो ये बताओ ए की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी, कैसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करो, ध्यान से देखिएगा।
जो चीज दिया जा रहा है आप सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पे बात हो रही है, मान के चलते हैं दो लोग हैं, ए है एक है बी है। पहले क्या दिया गया, इनका जो रेशियो का अनुपात है ये 7:5 है, और ये रेशियो कब दिया गया, 6 वर्ष पहले। ये कब का दिया गया है, 6 वर्ष पहले का हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया, यही दिया है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 7:5 हमने यहाँ पे दिख दिया। फिर बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो गया। यहाँ 6 वर्ष पहले था, अब क्या हो गया 4 वर्ष बाद, अब क्या दिया जा रहा है 4 वर्ष बाद। अब ये रेशियो अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 11:9 का आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम वर्षों में डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ पहले 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी, अब यहाँ पे 4 वर्ष बाद, यानी वर्षों में कितना डिफरेंट हो गया, यहाँ पे टोटल आपका 10 वर्ष का डिफरेंट यहाँ पे हो गया। लेकिन रेशियो में कितना डिफरेंट हो रहा है, केवल 5 4 9, कितना 9 या 7 4 11, कितना डिफरेंट हो रहा है, 4 का डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहां से हमें ये एक बात समझ में आई, यहाँ पे एक बात आपको ये समझ में आ गई कि आपका जो 4 इकाई है, अगर 4 इकाई बराबर आपका 10 वर्ष के बराबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये 5/2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। हमसे किसका पूछा जा रहा है, एक ही वर्तमान आयु। पहले तो ये बताओ कि एक ही 6 वर्ष पहले आयु क्या थी। तो अगर 1 बराबर हमारा 5/2 के है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 5/2 हो जाएगा। तो 7 पना 35, अब 35/2 कितना हो गया, ये 17 कितना हो जाएगा, 17.5 साल हमारा ये हो गया, 17.5 साल आपका हो गया। लेकिन ये उम्र आपकी आई 6 वर्ष पहले। अब पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो अगर 6 वर्ष पहले ये 17.5 साल के थे, तो अभी क्या कितने साल के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17.5 में आप इसमें 6 साल जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 23 सही 1/2, ये 23.5 साल के आपके हो जाएंगे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके बाजार मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है तथा 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो उसे पहले के समान लाभ का प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % का छूट देना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल आते हैं, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका लाभ या हानि होती है, ये हमेशा आपके क्रय मूल्य पे होती है, और जो आपकी छूट दी जाती है, जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है, ये आपका उसका जो प्रिंट रेट होता है या जो उसकी मार्क प्राइस होती है, उसी पे आपका डिस्काउंट वहां पे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या चीज हमें दी जा रही है और कैसे हम इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम मान चलते, पहले हमने एक लिख दिया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, यानी जिस क्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, वो क्रय मूल्य होता है। और इसके बाद हमने लिखा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को हम किस रुपए में बेच रहे हैं वो आपका विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य हो गया कि हमने उसमें क्या रेट छाप रखा है। तो मैंने क्या होता है, जो आपका लाभ या हानि होगी हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, जो आपका डिस्काउंट देगा ये आपका मार्क प्राइस वहां पे दिया जाएगा। अब ये बताओ, हमने माना कि अगर हम ये मान चलिए हमारे 100 रुपए कोई सामान है, 100% हमने मान चलते क्रय मूल्य आपका 100 रुपए यहाँ पे हो गया। अब सवाल में बोला जा रहा है उसके बाजार मूल्य पे 25% छूट देगा, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस में आपका दिया जाएगा। छूट देकर 20% का लाभ करता, मैंने बताया कि जो लाभ होगा या हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। अगर कोई 100 रुपए के सामान है, अगर हम 20% का लाभ लेंगे तो कितने बेचेंगे, हम इसे 120 का बेचेंगे। अब यहाँ बताओ अंकित मूल्य कितना रहा होगा, यानी इसमें अगर हम 25% छूट देंगे तब भी हमारा 120 आना चाहिए। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, हम मानते हैं अंकित मूल्य अगर हमारा 100 है, इसमें हमने अगर 20% छूट दे दी तो कितने का बेचा होगा, हमने इसे 80 का बेचा होगा, 80/100। ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 120 के बराबर आपका यहाँ पे आना चाहिए। देखो काटो जो कट जाए, ये 0 0 हमारा कट गया, 4 से काटा, 4 दूना 8 हुआ, ये 4 3 12 हो गया, 2 से काटा, ये आपका कितना हो गया है, 2 से काटो, ये कितना हो गया आपका 6 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से काटो। फिर से देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, हमने माना कि हमारा अंकित मूल्य 100 हो गया। अगर हमें क्या कितना अच्छा मूल्य पर 25% छूट दे रहे हैं, तो हम कितने बेचेंगे, इसे बेचेंगे 75 का। तो ये 75% बराबर आपको ये आपका 120 की यहाँ पे आना चाहिए। अब 25 से काटो, 25 या 75 हो गया, और 25 चौके 100 हो गया, 3 से काटा, ये कितना 3 चौक 12 हो गया,
और x का मान क्या हो जाएगा 40 गुणे 4 क्या 160 आ गया। यानी यहाँ मार्क प्राइस हमारा क्या आ गया, ये तो आपका आ गया 160 रुपए आ गया। कैसे आया हमने अभी आपको निकाल के बता दी, ये मान कैसे आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब सवाल में आगे क्या हमसे बोला जा रहा है। अब सवाल में आपसे ये बोला गया है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य 10% वृद्धि कर दे। अगर क्रय मूल्य आपका 100 था, 10% वृद्धि कर दे, अब क्या हो गया 110 हमारा हो गया। वृद्धि होती तो उसे पहले के समान ही लाभ प्रतिशत अर्जित करना। पहले लाभ क्या ले रहा है 20% ले रहा है, लेकिन अब भी उसे लाभ उतना ही लेना है। तो कितने के बेचेंगे 110 का अगर हम लाभ ले रहे हैं कितना 20%, 120 बटे आप यहाँ पे 100 कर देंगे, 2 जीरो आप कर देंगे, 12 गुणे करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 132 यहाँ पे हो गया। तो हम कितने को बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं अभी भी 132 का। तो बताओ आपने कितना डिस्काउंट यहाँ पे दिया, कितना छोड़ दिया, कि अगर 160 के समान थी हमने 132 की बेची, कितना छूट आप यहाँ पे देंगे। यानी 160 के समान हमारी थी तो आप कितना छोड़ दे रहे हैं 160 माइनस 132 करेंगे, परसेंटेज के लिए गुणा आप 100 कर देंगे यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा, ये आ जाएगा 17.5% आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे घटा के तो कितना आएगा 17.5% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इस तरह आप इनके आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। जो चीज जैसी बताई जा रही है आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। जो चीजें आपको दी जा रही है बस वैसे वैसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करिए बस। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, इसमें क्या दिया जा रहा है 16 प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 प्रति किलोग्राम मूल्य के कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। एक बार सवाल को ध्यान समझो, क्या चीज आपकी दी जा रही, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पे क्या चीज आपको दी जा रही और कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो पहले क्या चीज दी जा रही, यहाँ पे दिया जा रहा है 16 प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम। यानी हमें ये पता होगा जो आपका एक रेट क्या दिएगा 16 किलोग्राम प्रति वाला कितना है, ये आपका 39.6 किलोग्राम नमक बराबर दिया गया है। फिर बोला जा रहा है 28 प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29 पॉइंट, यानी जो देखो यहाँ पे हमने क्या माना 2 पॉइंट मान, एक हमारा ए हो गया, ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया जो आपका रेट चल रहा था क्या 28 वाला है। कौन सा रेट चल रहा था, हमारा रेट चल रहा था 28 वाला। ठीक है, क्या दिया जाए एक 28 प्रति किलोग्राम मूल्य का है, एक आपका 16 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 16 वाला। ठीक, अब यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे क्या मान हमारा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वो मान आएगा जो यहाँ पे दिया जा रहा है, जो 15% लाभ यानी क्रय मूल्य हमारा दिया जा रहा है, यानी जो 15% लाभ लेने के बाद जो आपको इतने रुपए की आपकी वस्तु बेची गई, यानी हमें ये पता है कि आपका 115% बराबर क्या दिया गया, ये आपका दिया गया है 29.90 के बराबर ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब पहले तो ये निकालो इसका 100% आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि जो क्रय मूल्य आपका निकल के आएगा वो आप यहाँ मान रखेंगे, फिर आपका आंसर वहां से ला सकते हैं। तो अगर 115% बराबर आपका ये है 29.16, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.90 बटे आपका नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 115 हो जाएगा, गुणे आपका ये 100 यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसे जब आप सोल्व करेंगे ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 26। कितना निकल के आएगा 26। तो यहाँ पे ये 26 मान यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 26 मान यहाँ पे आप ये रख देंगे। अब यहाँ पे हमें 26 मान पता होगी। अब यहाँ से आप एलिगेशन मेथड सॉल्व करिए, एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 28 से 26 करेंगे कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया। 16 में 26 माइनस करेंगे कितना आ गया, ये हमारा 10 हो गया। अब 5 से काटे कितने बार जाएगा, वो 2 से काटे, यहाँ पे क्या हुआ 5 हुआ, और यहाँ पे आपका 1 हो गया। अब देखो सवाल में क्या दिया गया कि जो 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का कितना हमारे पास था 39.6, यानी हमें ये मान पता है कि एक बराबर क्या दिया गया था आपका, ये दिया जा रहा 39.6 के, एक बराबर अगर हमें दिया गया था 39.6 के, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, ये आपका हो जाएगा, ये होगा आपका 39.6 गुणे आप यहाँ पे क्या कर दोगे 5 कर दो, इसको जैसे आप गुणा करो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 198 यानी 198, ये कितना हो जाएगा 198 किलोग्राम आपका ये हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
तो इस तरह आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं, बस कंफ्यूजन ना होना, बस आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दिया गया जो मिश्रण को आपका 29.90 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे 15% लाभ हुआ था, यानी जो 15% यहाँ पे आपका लाभ हुआ, तो इसका यही तो मतलब है 115 का मान आपको ये दिया जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 100% का मान रखना होगा, क्योंकि जब इनके मान में कोई लाभ या हानि नहीं हो रही, तो यहाँ भी आपको 100% का मान आपको यहाँ पे रखना होगा, तब इसका आंसर आप वहां पे निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है, यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, क्या होगा। दोनों संख्याओं का अंतर बताइए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो रूल क्या होता है, इसका सूत्र नोट करना कि सूत्र क्या होता है, सीधा सीधा कि आपकी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होती है आपकी, ये आपका होता है एलसीएम, क्या होता है एलसीएम गुणे आपको ये एचसीएफ के बराबर आपका होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ आपका यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो मान दी जाए सारे मान लिखो। यहाँ पहले क्या दिया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है, यानी एचसीएफ का मान हमें 12 मिल गया, तो यहाँ पे एचसीएफ हमने वहां पे रख दिया 12, हमने सीधा सीधा लिख दिया। उसके बाद उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया 144, आपने यहाँ क्या रख दिया 144 रख दिया बराबर। फिर बोला यदि उनमें से एक संख्या 48 है, अगर हमने मान ली हमारी पहली संख्या आपकी 48 हो गई, अब ये दूसरी संख्या, आप पहले दूसरी संख्या यहाँ पे निकालो, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर तभी निकाल पाएंगे जब हमें दोनों संख्याएं पता होंगी। तो यहाँ पे ये बताओ आपकी जो दूसरी संख्या ये बराबर क्या हो जाएगी, ये बराबर होगी आपकी 144 गुणे 12 और बटे क्या हो जाएगी आपका 48 यहाँ पे हो जाएगी। तो बढ़ चौक 48 हो गया, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 छक 24, कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ दूसरी संख्या हमें क्या मिल गई 36 मिल गई, और पहली संख्या आपकी क्या थी, पहली संख्या यहाँ पे दी ही गई थी आपकी क्या थी, ये आपकी 48 थी। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इसका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो चीज जैसी दी जा रही है बस आप वो चीज वैसे वैसे यहाँ पे नोट करते चलेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था, और ये आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे पेपर पूछा गया था। तो इसको आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है आपका 28 यहाँ पे दिया जा रहा है। हमने ये माना कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत का 28 यहाँ पे हो गया, कितनी संख्याओं 8 का आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी मानो कि एक हमने यहाँ लिख दिया 28, यहाँ पे मैंने बीच में हमने लिख दिया, ठीक। अब इसके आगे औसत क्या होगा, हमेशा बीच में आता है, औसत हमने बीच में यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी आगे संख्या हमारी कौन कौन सी रही होंगी, यहाँ मान लो क्या रही होगी हमारी 29। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सवाल में दिया गया 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका कितना है 28 है। सारी संख्या कैसे विषम है, अब ये बताओ अगर औसत हम संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया, औसत हमारी यहाँ पे 28 है, तो इसके आगे कौन सी विषम संख्या रही होगी, यहाँ पे आगे कौन सी रही होगी, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या ये, एक संख्या ये, और एक संख्या यहाँ पे लिख दिया, और एक संख्या ये हमें संख्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रही, आगे क्या रही होगी विषम संख्या, इसके आगे होगी आपकी पहली संख्या 29, 29 के आगे क्या होगी, ये होगी आपकी 31, 31 के आगे क्या होगी 33 होगी, इसके आगे क्या हो जाएगी, ये आपकी 35 यहाँ पे आपकी हो जाएगी। अब इधर कौन संख्या आपकी होगी, और 28 के पहले विषम संख्या 27 होगी, 27 के पहले क्या आएगी आपकी 25 आएगी, 25 के पहले यहाँ पे 23 आएगी, 23 के पहले क्या आएगी आपकी 21 आएगी। यानी कि ये संख्याएं हमारी क्या हो गई, ये आपकी टोटल 8 संख्या यहाँ पे हो जाती है। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है सबसे छोटी हमारी 21 हो गई, और सबसे बड़ी हमारी 35 हो गई। संख्या का योग बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, 21 प्लस 35 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 56 आपका निकल के आ जाएगा। राइट आंसर क्या बता दें, 56, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यानी 56 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ये लेवल रहेगा आपका अब पेपर का, तो आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व भी करने हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक नृत्य कक्षा के तीन बेंचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है,
यदि प्रत्येक बेंच में आपके 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात आपका 4:5:7 में बदल जाता है। तो वृद्धि से पहले 3 बेंचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए। हमने पहले को रेशियो क्या दिया गया, जो छात्रों का अनुपात पहले क्या दिया गया था, देखो पहले क्या दिया गया, पहले जो आपके छात्र थे यानी छात्र का अनुपात क्या लिखना, छात्र का अनुपात पहले क्या आपको यहाँ पे दिया गया, तो वो आपको क्या दिया गया, ये दिया गया 2:3:5 आपको यहाँ। अगर इनको हम जोड़े काउंट करें ये कितना हो रहा है आपको, ये 10 हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये बोला गया यदि प्रत्येक बेंच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं अनुपात 4:5:7 का आपका हो गया। यानी जब आपके 20 बढ़ जाते हैं, यानी जब इसमें आपके 20 यहाँ बढ़ा दिए जाए, फिर 20 आपके यहाँ पे बढ़ा दिए जाए, और सेम वैसे 20 आपके यहाँ बढ़ा दिए, तो ये रेशियो क्या हो जाता है, ये आपका हो गया है 4:5:7 हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 20 बढ़ रहा है, ऐसे अनुपात क्या बढ़ा, देखो 2 बढ़ा यहाँ पे, यहाँ कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यहाँ क्या बढ़ा 2, लेकिन ऐसे कितना बढ़ गया हमारा, ये बढ़ गया आपका कितना 20। यानी हमें ये पता हो गया कि आपको जो 2 यूनिट है, क्या पता चला कि रेशियो में अगर 2 आपके बढ़ रहे हैं तो ऐसे हमारा कितना बढ़ रहा है, आपका 20 बढ़ रहा है। तो जब आपका 1 यूनिट कब बढ़ेगा, यानी 1 यूनिट तब बढ़ेगा आपका जब यहाँ पे 10, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया 10 आपका हो गया। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये मतलब वृद्धि से पहले 3 बेंचों में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। ऐसे इनका हमने जब रेशियो यहाँ पे लिया था, ये रेशियो किसके बराबर आया था, ये आपका 10 के बराबर आया था। तो जब 1 बराबर आपके 10 के है तो 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे आपका 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 ये हो जाएगा। तो पहले संख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगला सवाल आता है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे क्या दिया, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या है। तो सवाल में क्या दिया जा रहा है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक महिला होगी, यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिखा कि एक महिला है, और यहाँ पे क्या लिखा हमने एक पुत्र है। इनकी जो आयु का रेशियो का अनुपात क्या है 2:1 हमने लिखा, क्योंकि ये चीज सवाल में दी जा रही 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यदि पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या है। अब ये बात कब की हुई थी, ये 3 वर्ष बाद की बात हुई है। कब की बात हो रही है, ये 3 वर्ष बाद की बात आपकी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे सवाल देखो क्या दिखा, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, लेकिन यहाँ पे अगर रेशियो हम देखें कितनी बड़ी है, ये केवल 1 है, अनुपात में केवल 1 बड़ी है, लेकिन सवाल में कितना बता रहा है 28 बड़ी है। यानी 1 बराबर अगर आपको दिया जा रहा 28 के, तो ये 1 मान कितना गया 28 हमारा आ गया। तो यानी 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी ये 28 वर्ष। लेकिन पूछा कब का जा रहा है, तो ये बताओ इसकी वर्तमान। तो वर्तमान आयु क्या कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे, 28 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, ये 25 वर्ष आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर हम क्या बता देंगे, 25 वर्ष बता दोगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अमीषा ने अपने गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान में अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 की छूट मिली। तो गिफ्ट का अंकित मूल्य बताओ क्या था। अब बताओ गिफ्ट का क्या अंकित मूल्य वहां पे रहा होगा। अब ये बताओ, हमने माना कि गिफ्ट का हमने मान लिया अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है। कितने रुपए, 100 रुपए आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या दिया गया, अमीषा ने अपने गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान में अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा उसे 1110 की छूट मिली। तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या था, हमने मान लिया 100 रुपए अंकित मूल्य था, और उसने 30% जब सेल वो 30% मान लो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका अगर छूट कितने मिली है, अब ये 1110 की मिली है, और ये किसके बराबर रही होगी, ये इसी 30% के बराबर छूट होगी आपकी। तो हमने माना कि जो आपका x का 30% ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1110 के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू कटे काट तो 0 0 आपका कट जाएगा। यहाँ पे 3 से इसे काटे कितनी बार जाएगा, 3 तक का 9, 3 सते 21, 3 तक का 9, 3 सते 21, यहाँ पे 0 आपका हो गया। तो कितना x का मान क्या हो जाएगा आपका
3,700, 370 लिखा, 10 से आप गुणा और कर दो, कितना हो जाएगा आपका 3,700 रुपए आपका हो जाएगा। कितना 3,700 रुपए आपका हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या दिया जा रहा है कि दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। पहले क्या दिया जा रहा है, दूध और पानी के 300 मिली मिश्रण में आपका 75% दूध है। हमने ये माना कि अगर चलो 300 मिलीलीटर दूध था, इसमें 75% क्या है, 75% हमारा क्या है, दूध है। अब सवाल में बोला गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए। हमने सीधा सीधा बोल दिया कि जो आपका 300 मिलीलीटर दूध था और इसमें हमने क्या किया, x मिलीलीटर हमने पानी इसमें मिला दिया। अब दूध की मात्रा अब इसमें कितनी हो जाएगी, अब ये होगी हमारी 45%, क्या होगी हमारी 45% आपकी ये हो जाती है। अब हमसे पूछा क्या जरा, अब तुम बस ये बता दो इसका x का मान हमसे यहाँ पूछा है, इस x का मान जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू कटे आप काट दो, 5 से काटो, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 से काटा इसे, 5 के 5, 2 5 25 हो गया, 5 से इसे काटा, 5 9 45 आपका हो गया, 3 से काटा, 3 5 15 हो गया, 3 से काटा, 3 3 का 9 आपका हो गया, 3 से इसे काट दिया, कितनी बार हो गया, ये सीधा सीधा आपका 100 यहाँ पे हो गया। 100 गुणे 5 किया, कितना आ गया, ये आपका 500 हो गया, बराबर इधर क्या बचा, इधर हमारा बच रहा है 300 प्लस का x आपका बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा 500 माइनस का 300 करोगे, इसमें जैसे ही माइनस करो कितना निकल के आ जाएगा, 200 आपका निकल के आ जाएगा। यही 200 मिलीलीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इनके सभी सवालों के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। अगला सवाल आता है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 8 वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से आपका 9,120 रुपए कम है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखो यहाँ पे जो आपका ब्याज होता है, बात जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है, ये आपका जो समय होता है और जो दर होता है इसका गुणनफल हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज आपका होता है। और जो आपका मूलधन होता है ये क्या होता है, ये आपका 100% यहाँ पे आपका हमेशा ये होता है। अब देखो सवाल में क्या दिया गया, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो यहाँ ब्याज क्या हो जाएगा, ये मिला गया हमें 8 से 24, कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है 24% का ब्याज हमें यहाँ मिल रहा है। फिर आगे बोला गया है कि उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों का, तो 8 सते 56। अब यहाँ ब्याज क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 56% का ब्याज मिल रहा है 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से, और 9,120 रुपए कम है। यहाँ पे अगर आप रेशियो में देखें कितना कम आपका हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रेशियो कम हो रहा है, उसके बाद वहां पे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे इसको माइनस करें कितना आपका आ गया, ये आपका मान लो 32 हो गया, कितना हो गया आपका 32% आपका कम हो गया। तो सवाल में यही आपका दिया गया कि आपको जो 32% है ये बराबर किसके आपका दिया जा रहा है, तो 32% हमें दिया गया ये आपका 9,120 के, यही तो आपको दिया गया, ये 9,120 के आपको दिया गया। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, आप जब 9,120 क्या हो जाएगा, 9,120 जब आप 32 से यहां भाग कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप जब इसे सोल्व करें काटेंगे, चलो इसे काटिए नहीं, सीधे से आप गुणा कर लीजिए। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी का मान पूछा जा रहा है। अब यह 1% का मान इतना निकाले, 1% बराबर हमने अभी क्या निकाला, ये निकाला 9,120 और बटे 32 हमने निकाल दिया। और क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, ये बताओ धनराशि क्या होगी। अभी मैंने बताया धनराशि आप 100% हमेशा मानेंगे, तो आपका 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9,120 बटे आपका 32 और गुणे क्या कर दो आप 100 से, यहाँ पे आप सीधा सीधा गुणा कर दो। इसको सॉल्व करें, जो चीज कटे काटिए और इसका आंसर लाइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28,500, क्या हो जाएगा 28,500 आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 28,500, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बस जो चीजें सवाल में जैसी आपको दी जा रही वैसे आप नोट करते चलिए, आपके आंसर सीधे सीधे आंसर वहां पे आ जाएगा। बस जो चीजें जैसी आपको दी जा रही वैसे आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला सवाल आता है कि एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप आपका इतना दिया जा रहा है,
और लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। अब ये बताओ उस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान सवाल देखो क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे ये हमसे बात बोली गई है कि एक वृत्ताकार हमारा क्या है, एक वृत्ताकार एक वृत्त है। अब इसी वृत्त के चारों एक क्या है, एक रास्ता बनाएगा। अब ये चारों तरफ क्या बनाएगा, एक रास्ता आपको यहाँ पे बनाएगा, किसके, एक वृत्त के चारों ओर क्या बनाएगा, एक रास्ता आपका बनाएगा। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है मार्ग का क्षेत्रफल बताओ, यानी जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमें पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाएंगे जो पूरे गोले में आप ये अंदर वाला गोला, जो आपको ये अंदर व्हाइट वाला गोला आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला गोला आप जब माइनस कर देंगे तब आप इसका आंसर वहां पे निकाल पाएंगे। तो इसे हम कैसे माइनस करेंगे, ये चीज आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, देखो यहाँ पे क्या दिया, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप, यानी जो ये वाला है इसका परिमाप हमें दिया जा रहा है। इसका क्या दिया गया, परिमाप। ये परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से नोट करना कि जो वृत्त का परिमाप होता है यानी 2 पाई r का मान हमें क्या दिया गया, ये दिया गया 1232 आपको यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान निकालो 22/7 हो गया। यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, 1232 आपका हो गया। तो ये r का मान आप यहाँ से क्या निकालेंगे, r का मान आप निकाल लीजिए। जो चीज जैसे जैसे कटे उसको आप यहाँ पे काटिए और जब गुणा करें r का मान क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया हमारा 196 मीटर। यानी कि ये जो r है इस r का मान हमने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाला 196 मीटर यहाँ पे निकाल लिया। ये तो हमने त्रिज्या आपने यहाँ पे निकाल ली। अब देखो अब फिर बोला गया है कि लॉन के चारों 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। अब ये बताओ अगर ये लॉन का ये लंबाई क्या दी गई, ये दी गई 7 मीटर दी गई। अब ये बताओ ये टोटल ये लंबाई क्या हो जाएगी, यानी इतनी लंबाई हमें 196 पता है और इसमें 7 और जोड़ दोगे, इसको हमने स्मॉल आर हमारा निकल के आ गया 196 आ गया। और जो आपका कैपिटल आर ये कितना हो जाएगा 196। अब जब 7 जोड़ दोगे तो 196 और प्लस 7 करें कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 203। क्या हो गया, 203। अब देखो अब जब हमें ये अगर रास्ते का ये इसका क्षेत्रफल तो आप कब निकाल पाएंगे, जब ये बड़े वाले वृत्त में ये छोटा वाला वृत्त आप माइनस कर देंगे तो आपको इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल हमने मान लो कैपिटल आर माना है, इसको हम ये लिख देते हैं पाई, देखो r1 स्क्वायर माइनस का पाई r2 स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी अगर पाई आप कॉमन कर लो, यहाँ क्या हो रहा है r1 स्क्वायर माइनस का r2 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे r2 स्क्वायर हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b एक ब्रैकेट a प्लस b। यानी यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, यानी पाई एक ब्रैकेट आप लिख दो r1 प्लस r2 लिख दो और एक ब्रैकेट लिख दो r1 माइनस का r2 यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी एक बार क्या करो, यहाँ जो देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो पाई का मान है, आप पाई का मान कितना रख दो, यहाँ 22/7 हमने रख दिया, क्या पाई का मान आपने रख दिया, ठीक है। अब देखो अब एक ब्रैकेट r1 प्लस r2, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, अब एक बार r1 माइनस r2, एक बार दोनों को माइनस कर दो। तो जब आप एक बार दोनों को जोड़ोगे 196 प्लस 203, इन दोनों का जब आप एक बार जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 22/7। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व को ध्यान से देखना। पहले क्या करो, यहाँ पे किया हमने क्या, दोनों जोड़ दिया, 203 प्लस आपने 196 किया, फिर एक ब्रैकेट में क्या करेंगे हम 203 और माइनस को 196 आप यहाँ पे कर देंगे। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे अंदर वाले को पहले क्या करो, इन दोनों जोड़ो, ये कितना आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद जब आप 7 से इसे क्या करते हो डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा क्या बचेगा, ये आपको यहाँ पे आ गया 22 गुणे आपका 399 आपका हो जाएगा। 22 गुणे का 22 का गुणा जब 399 में आप करेंगे ये कितना आ जाएगा 8778, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ये आपका जो रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना निकल के आ जाएगा 8778 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन अपनी कर ली थी, आप बस कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे क्योंकि गुणा भाग यहाँ पे करना है। पहले क्या करना, एक बार इनको हम जोड़ेंगे, फिर एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इसका जो आपका जोड़ और घटाना आएगा उसको जब दोनों गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, उसको जब 7 से भाग कर दोगे आपको ये 399 आ जाएगा, ठीक। ये मैंने मान लो कैलकुलेशन कर ली थी क्योंकि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतनी ज्यादा मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, उतनी जल्दी आप सभी के आंसर वहां पे दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8778 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक खाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 20 मीटर और 15 मीटर है।
तो हॉल के अंदर की दीवारों और भीतर की छत को 10.20 पर मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्च ज्ञात कीजिए। कितना खर्च आपका यहाँ पे आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन है। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप बड़ी आंसर तो यहाँ पे दे पाएंगे। देखो पहले सवाल में क्या दिया गया, एक हाल की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर। हाल के अंदर की दीवारों, हाल के अंदर की दीवारों, इसका क्षेत्रफल आप अलग निकाल लीजिएगा। हाल की दीवारों और भीतरी छत, भीतरी छत, छत में क्या होता है? लंबाई होती, चौड़ाई होती, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे, उसका अलग निकालोगे, दोनों को आप जोड़ दोगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उससे आप इससे गुणा कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ध्यान से एक बार नोट करो। देखो पहले आप क्या निकालेंगे, यानी हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? चारों दीवारों का। पहले क्या निकालोगे? चारों दीवारों का, और प्लस जो आपका फर्श है, और जो आपका फर्श है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो चारों दीवारों का क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो गया हमारा 2l + b गुणे h कर दोगे, और प्लस आपका जो यहाँ पे जो फर्श है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे आपका चौड़ाई यहाँ पे हो जाएगा। तो सारी मान यहाँ पे रखो, दो लंबाई क्या आपकी 10 है, चौड़ाई हमारी 20 है, ऊंचाई आपकी क्या? ऊंचाई आपकी 15 यहाँ पे हो जाएगी, और प्लस का लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 10 गुणे आप यहाँ पे 20 आप कर दोगे। अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 20 10 30 हो गया, यानी 30 गुणे 2 करो 60 हो गया, यानी क्या हो गया? 60 गुणे 15 कर दिया, और प्लस 10 गुणे 20 यानी कि इसे कर दो, कितना? ये हो गया हमारा 200 आपका हो जाएगा। अब एक बार इससे गुणा कर लीजिए, क्या? अब इसे गुणा करके जब आप यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1100 मीटर स्क्वायर आपका हो गया। अब बताओ, ये तो टोटल हमारा क्या निकल के आ गया? क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे एक का जो आप 1 मीटर स्क्वायर का, ये कितने गुणा कर रहे हैं आप? 10.20 से कर रहे हैं, इससे पूरे गुणा कर दो, यानी कि 1100 गुणे आप जब इसे गुणा करेंगे 10.20 से, इसका मान क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 11,220 रुपए आपका आ जाएगा। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 11,220 रुपए आपका आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी आपका दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर फर्श का क्षेत्रफल निकालो, इन दोनों को जोड़ दो। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2l + b गुणे ऊंचाई यानी h, और इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इन सारे वैल्यू के मान रखोगे, यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ हमें उस एरिया निकला है, कितने हमें पुताई करनी है। अगर एक यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि 10.2520 मीटर स्क्वायर की दर से अगर सफेदी करते हैं, तो इतने सफेदी करने में कितना खर्चा आएगा? इससे आप सीधा सीधा क्या करो, इससे आप गुणा कर दोगे, तो यहां से आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस तरह आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अगला सवाल हमारा आता है, कपिल धारा की विपरीत दिशा में और 2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, और धारा की दिशा में समान दूरी वो 8 मिनट में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है, बेसिक सवाल है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा। जब इसे आप सोल्व करोगे, इसका आंसर आपको यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल सी है यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों हमारी रीजनिंग स्टार्ट जो होती है, और आपके पेपर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी यहाँ पूछे जाते हैं। इसका आंसर आप कैसे देंगे, ध्यान से देखो। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक शब्द अक्षरों संख्याओं का विषम चुने। यहाँ देखो, गुड़ का गन्ना है, धागा का तंतु, आमलेट का भोजन, धातु का अयस्क। इसमें कौन सा विपरीत, वो कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे देखो, जो आपका गुड़ है, गुड़ किससे बनता है? गुड़ आपका किससे बनेगा? गन्ने से तो बनता है। और यहाँ पे जो तंतु धागे है, तंतु किससे बनता है? जो फाइबर यानी धागे से बनता है। और क्या भोजन आपका आमलेट से बनता है? यही वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अयस्क धातु, ये भी सही हो जाएगा, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, केवल आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और किस वजह से गलत हो गया आप ये बताओ। तो गन्ने से तो गुड़ बन जाता है आपका, और तंतु से क्या? धागा, ये जो कई कैसा रेसे होते हैं, फाइबर होते हैं, उसी से तो धागा हमारा बनता है। और जो अयस्क है, अयस्क से ही तो धातु बनता है, लेकिन क्या भोजन से आमलेट बनता है? इसका गलत आंसर आपका ये हो जाता है। अगला आता है, सादृश्य को पूर्ण करें। देखो, कलम का अगर नोक है तो बताओ किसका आपका कॉकपिट होता है। देखो, ये जैसे कलम आपकी होती है, कलम का जो अगला भाग होता है नुकीला टाइप होता है, कैसा? नोक टाइप है। तो ये क्या हो गया, जो कलम का आगे का भाग क्या है? नोक जैसा है। तो ये बताओ किसका आगे का भाग कॉकपिट होता है? तो जो आपका विमान होता है ना,
जो विमान का आगे बहुत नुकीला टाइप बना होता है उसके उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही आपका कॉकपिट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉकपिट, उसे ही आपका बोला जाता है। तो विमान इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर का कौन सा होगा। दोस्तों जो आपके अल्फाबेट होते हैं ना इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ए होता है पहले स्थान पे, उसका हम ए गिनते हैं, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, सी हमारा तीसरे नंबर पे है और डी आपका चौथे नंबर पे है। ऐसे जितने भी आपके अल्फाबेट है सभी की आपकी वैल्यू वहां पता होनी चाहिए, कौन सा वर्ड किस नंबर पे वहां पे आता है। और दोस्तों जब सवाल में आपका बाएं और ये बाएं और दाएं दिया जाएगा तो जो चीजें आपको जो अच्छा लिखे दोनों आप जोड़ देंगे। यहां पे क्या लिखा, बाएं से 13, बाएं से लिखा 13 और यहाँ पे लिखा दाएं, तो बाएं दाएं दोनों क्या करोगे आप यहाँ पे जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा आपका 20 यहाँ पे हो गया। और 20वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है, वो आपका टी होता है। क्या होता है, टी होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे आप ए बी सी डी ऐसे जोड़ोगे ना, जहां 20वां नंबर आएगा वहां पे आपका टी ही होता है। बाएं दाएं अगर दिखा और दोनों को जोड़ दोगे और जो आएगा वही जो आपका एबीसीडी में आपका अल्फाबेट आएगा वो आपका राइट आंसर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इनके आंसर वहां पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपका आएगा। यहाँ पे एक सीरीज दी गई 6 से 24, 24, 60, 60 से 120, 210। अब बताओ इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ हमें ये बताना है कि इस स्थान पे आप कौन सी संख्या यहाँ भरेंगे, कौन सी संख्या आप भरेंगे, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो यहाँ बताओ 6 कैसे, 6 क्या लिखा है, 6 देखो यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3 माइनस 2, यानी 2 की घात 3 क्या 8 हो गया, 8 में 2 माइनस क्या 6 आ गया। 24 क्या लिखा है आपको, 24 क्या लिखा है, ये लिखा है आपका क्या 3 की घात 3 माइनस 3, यानी 3 की घात 3 किया हमने 27 हुआ, 27 में आपने 3 माइनस कर दिया आपका 24 आ गया। ऐसे ही आपका 2 का हो गया, 3 को हो जाएगा, ये 4 को हो गया, ये 5 को हो गया, ये 6 को हो गया, ये 7 को हो गया। यानी 7 की घात 3 करेंगे और माइनस का 7 करो, 7 की घात 3 क्या होता है, ये आपका कितना आ जाएगा, यानी ये हो गया हमारा 343 आपको हो गया, माइनस 7 करोगे 343 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा, यानी 3 ये हो गया बचे 40, 40 में आपने यानी 343 में माइनस 7 करिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, ये 340 हो गया, यहाँ एंड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप जैसे यहाँ 43 7 माइनस आप करते हैं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 336। क्या हो जाएगा 336 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7 माइनस करें कितना आ जाएगा, 336 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया जा रहा है। तो इस तरह आप इनके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है अनुक्रम में अक्षरों का अगला समूह बताइए क्या होगा। एक सीरीज आपके अल्फाबेट की दी जा रही, अब बताओ इसके अगला समूह यहाँ पे क्या आपका आएगा, ये पूछा जाए। देखो यहाँ पे क्या है, देखो सी से एफ हुआ, सी से एफ हुआ कितना बड़ा है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कितना प्लस का 3 हुआ, यहाँ क्या हुआ प्लस का 3। और एफ से आपका आई हुआ, यहाँ भी क्या हुआ प्लस का 3 हुआ। अब आई से क्या हो जाएगा GHI JKL, यहाँ पे क्या होगा प्लस 3, यहाँ पे जोड़ोगे पहला अक्षर तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे L आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ L क्या किसी में आया नहीं है, L केवल हमारा इसमें आया, तो आपका यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे X से आपका U हुआ, कितना माइनस हुआ, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे हुआ, अब U के बाद आपका क्या आया, U के बाद आपका R आया, R यहाँ कितना माइनस हुआ, यहाँ पे 3 माइनस हुआ। तो यहाँ पे आर के बाद 3 जब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, ये आपका ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है आपका एल ओ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। एक में प्लस 3 हो रहा है, एक में माइनस 3 आ रहा है, इस तरह आपके आंसर यहाँ पे सारे दिए जा रहे हैं। क्या सीरीज चल रही, एक में प्लस 3 हो रही और दूसरे में आपका माइनस 3 आपका यहाँ पे हो रहा है। चाहे ये सीरीज चल रहा लो या फिर एक से और आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। ये दोनों क्या एक दूसरे क्या अपोजिट है, एक दूसरे क्या है अपोजिट आपके, यानी एक्स और सी एक्स अपोजिट है, ये एफ यू अपोजिट है और आई आर एक दूसरे का अपोजिट है, और ये क्या हो जाएगा एल ओ एक दूसरे की आपके अपोजिट यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हमने जो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करना और यहाँ जो मैंने पॉइंट आपको बताया पॉइंट भी नोट कर, ताकि आप एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे
क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको 50 सेट कराऊंगा आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मैं सवाल सॉल्व कर, जो मैथ के मैं सवाल सॉल्व कराऊं, ये मैथ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस वहां पे करिए, क्योंकि असल में जो अभी तक क्लासेस वहां पे कराई वहां मैथ के बिल्कुल इजी क्वेश्चन वहां पे लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो लेवल आपके पेपर का नहीं रहा, पेपर अब ठीक ठाक आपका आने लगा है। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो नोट ध्यान से तैयार करना, आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।